So class, we will proceed with the concepts of refractive index and numericals. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से. अभी इस न्यूमेरिकल को मत देखो, कंसेप्ट को देखो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? n से. वी विल रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद n. n का फॉर्मूला होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V. क्या होता है? C/V. तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते कैसे थे? जैसे सपोज करो ये लाइट, ये आई है, ये आर है. और ये बैंड होके आई, तो ये रिफ्रैक्ट हो गई लाइट. तो ये आई है और ये आर है. ठीक है, ये रिफ्रैक्ट हो गई. ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है. अगर लाइट यूँ आ रही है तो लिखते हैं N2/N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1. इसका फॉर्मूला होता है V1/V2. क्यों होता है? मैंने बताया था, इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं आपस में. ये क्या होते हैं? इन्वर्सली रिलेटेड. तो इसी कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल है. और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन 1 मार्क का आता है, व्हाट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन. तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज आंसर हो जाएगा. प्लीज़ नोट कर लें, रिफ्रैक्शन के दौरान क्या चेंज नहीं, व्हाट डज नॉट चेंज? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज. तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है. देखिए एक बार आप खुद ट्राई करें. कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर, है ना. जब कुछ और नहीं दे रखा तो एयर है, तो इसको कैसे लिखेंगे? मैंने बताया था ND/NA इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी इन डायमंड. उल्टा लिखते हैं ना. तो देखो एयर की क्या होती है, सबको याद है? वैक्यूम या एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. और उसकी क्या है? 1.24 × 10⁸. देखो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, तो ये हो जाएगा 300/124. इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो 2.42 आंसर आता है. क्या आता है? 2.42. दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है. साफ ही दिख रहा है, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी. इसकी कोई यूनिट नहीं होती. एग्जाम में क्वेश्चन बेवकूफ़ बनाने के लिए पूछते हैं व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बच्चे कुछ भी लिखेंगे, पर हम लोग लिखेंगे इट हैज़ नो यूनिट्स. राइट. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट हैव एनी यूनिट. डज नॉट हैव एनी यूनिट. ओके, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है. एक और न्यूमेरिकल करेंगे आप लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए. क्लास, ये न्यूमेरिकल है. RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए सब्सटेंस. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, रिफ्रैक्शन दे रखा है, और RI ऑफ ए सेकेंड सब्सटेंस दे रखा है. ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है sin_I/sin R. ठीक है, इक्वल टू N2/N1. बताया था N2/N1. sin I, sin 30 होता है 1/2. टिग्नोमेट्री में आप लोग ये टेबल देखेंगे तो ये 1/2 होता है. हमें याद भी करनी पड़ती है वैल्यू. sin 30 होता है 1/2. sin 60 होता है √3/2. और √3/2 की आपको छोटी क्लासों में वैल्यू मैंने याद कराई हुई है. √3 की वैल्यू होती है 1.73. ये आप याद कर लो, 1.732. और √2 की होती है 1.414. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. देखो 2 से 2 कैंसिल. N2 आपको दे रखा है देखो 1.5, और N1 आपको निकालना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, N1 हो जाएगा 1.732 × 1.5. इसको सॉल्व करते हैं तो अराउंड 2.6 आएगा. यस. तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस. तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा हो. एक बार ये कैलकुलेशन चेक कर लो. 1.732 × 1.5 सॉल्व. तो यस, इसका आंसर 2.6 अप्रॉक्स
हम लोगों का इसका आंसर रहेगा 2.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये। अब एक कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, है ना, वो टॉपिक हम लास्ट में करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ थ्रू अ ग्लास स्लैब। मैं पहले उसका नोट्स भेज दूंगा और फिर उसको लास्ट में हम करेंगे। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिखते हैं और आप लोग हेडिंग लगा, प्लीज़ ये नोट्स लिखते रहें। कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन, इसका मतलब होता है ऐसी कौन सी कंडीशंस होएगी जिस पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन, ऐसी कौन सी कंडीशंस होएगी जिस पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जिस पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। आप सोचो अपने दिमाग में कि व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर विच देयर इज़ नो रिफ्रैक्शन। क्या हो सकती है पहली कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए बाउंड्री, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली। देखो ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली कहीं नहीं दे रखे हैं, ये मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, तभी आप न्यूमेरिकल कंसेप्ट सॉल्व कर पाएंगे, प्लीज़ बिलीव मी। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए बाउंड्री, देखो जब लाइट जो है इंसिडेंट ऐसे होके इंसिडेंट आ रही है, अब ये जब नॉर्मल से ही होके आएगी ना, तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ज़ीरो। देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो उसको प्रूफ करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो हो गया, एंगल और आर आपको निकालना है ना, ठीक है। अब देखो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 बाई N1, ठीक है। साइन आई देखो कितना हो गया, साइन आई कितना हो गया, ज़ीरो। ज़ीरो इंटू N1 अपॉन N2 इक्वल टू साइन आर। तो देखो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ज़ीरो आएगा। साइन आर जीरो, साइन आर जीरो होता है जीरो पे, साइन आर जीरो पे जीरो होता है, तो मतलब ये रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, ज़ीरो। तो मतलब इस कंडीशन पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, मतलब ये कंडीशन होगी एक तो रिफ्रैक्शन नहीं होने की। ओके, एक कंडीशन और है, वो ये है, बताता हूँ आप लोगों को। व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स आर इक्वल, बराबर बात, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम के इक्वल हो गए तो फिर रिफ्रैक्शन थोड़ी ना होगा। रिफ्रैक्शन का तो मैंने आपको सिखाया क्या था कि जब हवा से पानी में देख रहे हैं तब रिफ्रैक्शन होगा। तो एक कंडीशन हुई है हमारी, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स आर इक्वल, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स आर इक्वल। ऐसे केस में फर्स्ट मीडियम भी रिफ्रैक्ट सेम है, सेकंड का भी सेम है, तो रिफ्रैक्शन क्या होगा, होगा ही नहीं। तो कैसे प्रूफ करें इसको, देखो N1 और N2 को मैं सेम कह रहा हूँ, फर्स्ट मीडियम भी सेम है और सेकंड मीडियम भी सेम है। अगर N1 N2 दोनों सेम है तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 हो गया। कट जाएंगे ना, N2 अपॉन, देखो काट देते हैं, N2 अपॉन N2 कट 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, साइन आई इक्वल टू क्या हो गया, साइन आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये प्रूफ है, देखो कोई नहीं बताता, एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा। दिस इज़ द प्रूफ एंड कंडीशंस। तो दो कंडीशंस जल्दी से दिमाग में डालो, एक तो अगर यहाँ परपेंडिकुलर आएगा तब, या फिर दोनों इक्वल हो जाए तब। तो दीज आर द टू कंडीशंस फॉर रिफ्रैक्शन नहीं होने की। तो आज इतना करते हैं हम। एक लास्ट कंसेप्ट और मैं जाते लिखा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा। आप लोग सब अपने जीवन में स्विमिंग पूल जरूर गए होंगे, स्विमिंग पूल आप लोग जरूर गए होंगे, ये मत बोलना कि मैं नहीं गया। अगर नहीं गया तो दूर से ज़रूर देखा होगा। आप लोग जब वहाँ जाते हैं तो आपको जो स्विमिंग पूल का बेस है वो ऊंचा दिखाई देता है, ये आप लोगों ने सबने महसूस करा होगा। तो वो अपेरेंट डेप्थ है, अपेरेंट मतलब झूठी डेप्थ जो हमें गलत दिख रही है, अपेरेंट है, हमारे लिए धोखा है वो एक तरह से। अपेरेंट डेप्थ होती है 3/4 ऑफ रियल डेप्थ। मतलब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। सपोज़ करो कोई स्विमिंग पूल किसी ने 20 मीटर गहरा बना रखा है, तो कोई बोलेगा कि इसकी टाइल्स आपको जो नीचे बेस है वो आप कितना दिख रहा होगा, तो मैं उसको निकाल सकता हूँ अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू 3/4 ऑफ 20। 4 1 जा 4 5 जा 15, मतलब मुझे वो अब 15 मीटर पे दिख रहा होगा।
अब उसकी डेप्थ जो हो जाएगी 15 मीटर हो जाएगी। एपेरेंट डेप्थ उसकी कितनी हो जाएगी अब 15 मीटर। तो दिस इज़ द कंसेप्ट, वो 3/4 हो जाती है एपेरेंट डेप्थ, इसलिए हमें ऊपर दिखता है। कई बार हम सोचते हैं हमारा पाँव पहुँचा नहीं पहुँचा, फिर देखते हैं तो जस्ट यू मस्ट हैव फेल्ट, हमें ऊपर लगता है लेकिन वो होता नहीं है। ये रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। इज दिस ओके? तो वी विल प्रोसीड फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू डू लेंस। अगर किसी ने मिरर नहीं पढ़ा है तो लेंस से भी समझ में आ सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल के और साइन कन्वेंशन के दोनों के कंसेप्ट यहीं से एक जैसे हैं। तो आप लोग दुआ करता हूँ आप लोग प्लीज़ कल मिरर वाला एक बार साइन कन्वेंशन का लेक्चर सुन के आए और एक बार ज़रूर उसको रिवाइज़ करें। थैंक यू सो मच।